बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 7, और यूनिट नंबर 7 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेस। इसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 69 पर आ जाएं। आप सब बच्चे पेज नंबर अपना 69 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 69 पे आते हैं और इसके अंदर 7.1 है टाइप्स ऑफ चेंजेस, यानी कि चेंजेस किस किस तरह की होती हैं। चेंजेस का मतलब यहाँ पे तब्दीली नहीं, यहाँ पे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, एक मतलब सॉलिड से लिक्विड के अंदर, फिर लिक्विड से गैस के अंदर कैसे चेंजेस होती हैं अगर, ठीक है। ये सारी चेंजेस के बारे में ये बेसिकली चैप्टर है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन मटीरियल आर इन द टू मेन टाइप्स, आई फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मटीरियल के अंदर ज़्यादातर जो मटीरियल्स होते हैं उनके अंदर दो तरह की चेंजेस, दो मेन टाइप की होती हैं। एक को कह देते हैं हम लोग फिजिकल चेंज और दूसरा को कह देते हैं हम लोग केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अब फिजिकल चेंज इज वन in which only the physical properties of a substance change and its chemical composition remains the same. Size, shape, color, etc. are the physical properties of a substance. अब वो कह रहे हैं कि फिजिकल चेंज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी खसूसियत है जिसमें सब्सटेंस चेंज होता है, लेकिन उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, वो जिस चीज़ से बना हुआ है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सब कुछ रिमेन कांस्टेंट, सेम रहती हैं, ठीक है। और उसका सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, उधर उधर सिर्फ साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, या कलर चेंज होता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी एंड कैन इजीली बी रिवर्स्ड, यानी कि फिजिकल चेंज जो होता है ना वो टेम्परेरी होता है। जिस तरह से अगर आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो टेम्परेरी होगी, उसके बाद वो जब आप उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे लेकर आएंगे वो दोबारा से पानी में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी एंड कैन इजीली बी रिवर्स्ड, और यानी कि वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आसानी से आ जाती है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कटिंग फ्रूट्स इनटू पीसेस, switching into bulb, switching on the bulb, dissolving of something into another, etc. are some example of फिजिकल चेंज। ये किसकी एग्जांपल है, ये सारे फिजिकल चेंज की एग्जांपल दी गई थी। आइस मेल्ट्स और वाटर फ्रीज, जिस तरह से आइस मेल्ट होती है, बर्फ पिघल जाती है जब पानी को हम लोग जब फ्रीज करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर पानी की कंपोजिशन, पानी के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व थी वो चेंज नहीं हुई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी सब कुछ वही रहा, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो गई। वो उसकी साइज, उसके साइज में चेंज आ गया, उसकी कंपोजिशन में वेरी वो कर गई, यानी कि उसके अंदर पहले वो लिक्विड स्टेट में थी, अब वो सॉलिड स्टेट में आ गई है। मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर आर द फिजिकल चेंज, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज इज द वन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कि किसी पिछले सब्सटेंस के जब अगले जो वेरिएशन आएगी वो एक नया सब्सटेंस बने। जिस तरह से अगर हम लोग जो वाटर है तो उसके जरिए कोई नई चीज बन के आ रही है, नेक्स्ट उसमें वो पुरानी चीज नहीं रहेगी, ठीक है। वो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, केमिकल चेंज। अब मजीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके बाकी रीडिंग से मिलेगी। केमिकल चेंज आर परमानेंट। अब केमिकल चेंज क्या होता है, ये परमानेंट होता है, ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता, अपनी पिछली वाली स्टेट में नहीं आ सकता, एंड आर नॉट इजी टू रिवर्स, और इसको रिवर्स करना आसान नहीं है। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज को जलाते हैं तो वो पहले कागज था, अब वो रॉक में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, अब वो ऐश बन चुकी है। रोस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग मिल्क इनटू योगर्ट, जब आप दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो अब वो दही है, दही कभी भी वापस दूध में नहीं आ सकती। कुकिंग ऑफ फूड, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वो जो जब एक सालन बन गया तो वो वापस अपनी वो सब्जी वगैरह, गोश्त वगैरह वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता, ठीक है जी। अब नीचे देख लीजिए, कोल इज कार्बन। कोल इज कार्बन व्हेन वी बर्न कोल। अब कोल क्या है, वो एक कार्बन है, और जब हम लोग उसको कोल को बर्न करते हैं तो वो क्या बनाता है, इट चेंजेस इनटू स्मोक, एनर्जी एंड ऐश। तो वो कोल जो होता है वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसकी एनर्जी में, और ऐश में, राख में, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस वजह से जो कोल का जलना है वो क्या है,
वो एक न्यू प्रोसेस है, वो एक केमिकल चेंज है। और इसके ये केमिकल चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर कॉल नहीं जा सकता। उसके बाद फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिकल चेंज के ऊपर। application of chemical change, a result of chemical change new product, as a result of a chemical change new products are formed। जैसे कि हमने केमिकल चेंज में पढ़ा कि केमिकल चेंज के जरिए एक नई चीज बन के सामने आती है। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल चेंज, और हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास हर तरफ को केमिकल चेंज नजर आते हैं। हमें केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल चेंजेस हो रही हैं, इन अवर व्हीकल एंड इन अवर एनवायरनमेंट, जहाँ तक कि हमारे व्हीकल्स के अंदर भी और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी केमिकल चेंजेस हो रही हैं। समटाइम केमिकल चेंजेस फॉर्म हार्मफुल सब्सटेंसेस, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि केमिकल चेंजेस के रिजल्ट में हमें हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंस तैयार हो जाता है। अब देखिए, फैक्ट्रीज रिलीज टॉक्सिक गैस। अब फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं? फैक्ट्रीज एक टॉक्सिक गैस, एक पॉइजनस, एक हार्मफुल गैस रिलीज करती हैं, विच रिएक्ट केमिकली विथ रेन वाटर। अब जो कि जब ये जो हार्मफुल गैस वो जो हमारे एनवायरनमेंट में भेजी जा रही है फैक्ट्रीज की तरफ से, ठीक है, वो जब रेन वाटर के साथ रिजेक्ट करेगी, जब वो रिजेक्ट करेगी तो क्या होगा? द रेन वाटर बिकम एसिडिक, और फिर वो एक जो हमारे जो बारिश का पानी होता है वो एसिडिक बन जाता है। एसिड रेन डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, और फिर जब एसिड रेन होती है तो वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती है। एसिड रेन इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। और एसिड रेन क्या है? बेसिकली एसिड रेन ही उसका केमिकल चेंज का रिजल्ट है। हमारे पास नतीजा आता है कि ये देख लो आप लोगों ने क्या किया अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने आप लोगों ने अपने माहौल को कितना गंदा किया, जिसके नतीजे में एसिड रेन हो जाती है। ठीक है जी। और एसिड रेन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जहां पर गिर जाए वहां वो जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल, यानी कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को कैसे फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अब फ्यूल को बर्न करना ये एक और एग्जांपल है केमिकल चेंज की। फ्यूल दैट वी यूज इन टू रन अवर व्हीकल, वो फ्यूल जो कि हम लोग अपने व्हीकल्स को, अपने बाइक्स को रन करने के लिए, अपनी जितनी भी बाइक्स, कार्स, ट्रक्स, इन सब के अंदर जो यूज किया जा रहा है वो फ्यूल की बात की जा रही है। या फैक्ट्रीज में जो फ्यूल यूज होता है उस वो वाला फ्यूल, वो भी एक केमिकल चेंज है। अब फ्यूल दैट वी यूज इन टू रन अवर व्हीकल और फैक्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब उस फ्यूल के अंदर एक चीज पाई जाती है, एक सब्सटेंस पाया जाता है जो हम लोग हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड अ कार्बन एटम। अब हाइड्रोकार्बन से नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन और कार्बन, यानी कि इसके अंदर दो एटम पाए जा रहे होंगे। कौन कौन से दो एटम है? कार्बन और हाइड्रोजन। अब इस वजह से हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो एटम पाए जा रहे हैं, और जब दो एटम पाए जा रहे हो तो उसको कंपाउंड का नाम दे देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। दिस हाइड्रोकार्बन आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कहाँ से ज्यादातर हम लोग को पाया जाता है, कहाँ से हम लोग को ज्यादातर मिलता है? ये हम लोग को पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है ना। When हाइड्रोकार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द केमिकल कंपोजिशन चेंज। जब हाइड्रोकार्बन को हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर, तो उसके जरिए हम लोगों को केमिकल कंपोजिशन यानी कि एक चेंज नजर आता है हाइड्रोकार्बन के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होती है। People use this heat for various purposes, just such as cooking, heating, मूवमेंट। और लोग जो है वो इस हाइड्रोकार्बन को बहुत से पर्पसेस के लिए, जो मतलब कि जो उसके, क्योंकि जलाने के बाद उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो लोग इसको वेरियस पर्पसेस, इस हीट को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जिस तरह से कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, हीटिंग के लिए, मूवमेंट के लिए, और काफी ज्यादा चीजें हैं। द फ्यूल यूज्ड इन मोटर व्हीकल इज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। जो हमारे व्हीकल्स के अंदर फ्यूल जो जा रहा है वो है, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन होता है। फिर आ जाते हैं यूजर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। खाद की एग्रीकल्चर के अंदर क्या जरूरत है? रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जब एक ही तरह की क्रॉप, एक ही तरह की काश्त एक जमीन के अंदर बार बार की जा रही हो तो उससे जो उस जमीन की जरखेजी है वो कम होती चली जाती है। वो जो फर्स्ट टाइम में जो फसल आई होगी वो उतनी बहुत अच्छी होगी, जबकि जो दूसरी दफा में हम लोग को वही फसल जब दोबारा मिलेगी तो वो उसके अंदर कुछ कमियां होंगी पहले की निस्बत।
ठीक है, जिसको से कहते हैं कि एक फसल लगाने के बाद वही फसल दोबारा नहीं लगानी, ठीक है ना। फार्मर यूज सर्टन सब्सटेंस टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इस वजह से जो किसान होते हैं, अब उन्होंने उनका तो पेशा है किसान का कि उन्होंने काश्तकारी करनी है। किसान जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरह की फर्टाइल सॉइल को, अपनी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस यूज करते हैं। अ सब्सटेंस विच एड्स मिनरल टू द सॉइल इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। और वो सब्सटेंस जो कि उस सॉइल के अंदर, उस जमीन के अंदर मिनरल्स को ऐड कर रहा है, उसको हम लोग फर्टिलाइजर का नाम दे देते हैं। इट मे बी अ नेचुरल फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर। अब वो डिपेंड करता है उस खाद के ऊपर कि वो कैसी खाद है। वो ऑल्दो क्या वो नेचुरली खाद बनाई गई है, नेचुरल तरीके से बनाई गई है, या उसके अंदर केमिकल कुछ डाल के उसको केमिकली फर्टिलाइजर बना दिया गया है। केमिकल फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। केमिकल फर्टिलाइजर जितने भी हैं वो सारे के सारे फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस फॉर प्रिपरेशन। और केमिकल फर्टिलाइजर्स जब बना रहे होते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल चेंजेस अकर होते हैं, मुख्तलिफ तरह की केमिकल चेंजेस होती होंगी। मोस्ट फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम एलिमेंट टू द सॉइल। और जितने भी ये केमिकल, जितने भी फर्टिलाइजर इसके अंदर ज्यादातर ये लोग जमीन को क्या देते हैं, ये जितनी भी खादें हैं जो केमिकल के जरिए बनाई जाती हैं, ये जमीन को क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटाशियम देते हैं, ये सॉइल को देते हैं ताकि वो जो जमीन है वो जान पकड़े और मतलब कि वो थोड़ी सी जरखेज हो जाए, ज्यादा अच्छी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्टिलाइजर such as particle size and their hardness are very important। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि ये एक फर्टिलाइजर के अंदर होनी चाहिए। एक उसका पार्टिकल साइज और उसके अंदर उसकी सॉइल की हार्डनेस वो गाढ़ी होनी चाहिए। स्मॉल साइज पार्टिकल ऑफ फर्टिलाइजर डिजॉल्व इजीली इन वाटर। और जो स्मॉल साइज होती है वो वो खाद जिसके अंदर स्मॉल साइज के पार्टिकल होंगे वो आसानी से पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, तो उसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। हार्ड पार्टिकल्स आर बेटर देन सॉफ्ट वन बिकॉज दे रिलीज न्यूट्रिएंट ग्रेजुअली। अब वो कह रहे हैं कि हार्ड पार्टिकल जिस फर्टिलाइजर के अंदर होते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है जब मैंने सॉफ्ट वाली के छोटे छोटे जिसके अंदर पार्टिकल होंगे, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जल्दी जल्दी रिलीज हो रहे होंगे। लिक्विड फर्टिलाइजर इज क्लियर सोल्यूशन। और जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है वो एक बहुत क्लियर सोल्यूशन होता है। इट कंटेन द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट। उसके अंदर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर आर डस्टलेस एंड दे रीच टू एवरी प्लांट इजीली। लिक्विड जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका फ़ायदा भी ये होता है कि वो हर प्लांट को इजीली प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अब सही तरीके से ना यूज़ करने का, फर्टिलाइजर खादों को नहीं सही तरह से ना यूज़ करने का क्या असरात होते हैं, हार्मफुल असरात क्या हैं। इन केस ऑफ एक्सेस स्प्रेडिंग, अगर ज़्यादा हम लोग खाद को डाल देंगे, सम फर्टिलाइजर आर नॉट ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तो कुछ फर्टिलाइजर्स, कुछ खादें प्लांट ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। दिस फर्टिलाइजर मे रीच द कैनल और रिवर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन एंड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एल्गी। अब जब हम लोगों ने ज़्यादा खाद डाल दी तो वो तो प्लांट ने तो अपनी मिकदार के मुताबिक जितनी उसको चाहिए उतनी उसने अब्जॉर्व कर लेनी है, बाकी साइड पे कर देनी है। अब जब हम लोग पानी दे देंगे तो वो जो खाद होगी वो पानी के बहते बहते वो एक वाटर पोल्यूशन कॉज करेगी, पानी के साथ बहेगी, ठीक है। और जिसकी वजह से एक एल्गी प्रोड्यूस होगा। ड्यूरिंग द manufacture of chemical fertilizer a lot of fossil fuels such as coal and natural gas is used। अब जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर तैयार कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कोल और नेचुरल गैस यूज होती है, ड्यू टू विच आवर फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स आर रिड्यूसिंग क्विकली। और हम लोग क्योंकि उसके लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल भी यूज़ कर रहे होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब हम लोग इतना वेस्टेज कर रहे हैं, इन चीज़ों को इतना वेस्ट कर रहे हैं कि डे बाय डे हम लोगों की फॉसिल फ्यूल्स कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड मिन्योर। अब वो कह रहे हैं कि जो एनिमल्स के और प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग मिन्योर का नाम देते हैं। मिन्योर इज अ रिच इन न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर बाय द सॉइल। अब मिन्योर क्या है, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि अगर हम लोग सॉइल को दे दें, ज़मीन के अंदर हम लोग अगर उसको एज अ खाद के तौर पे यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है। एनिमल्स का वेस्ट हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ खाद के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है। केमिकल चेंजेस इन मिन्योर इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। और केमिकल चेंजेस जो उस खाद के अंदर जो हो रही होंगी, जो कि वेस्ट की मतलब वेस्ट मटेरियल के अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रही होंगी, वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बहुत बेहतर बना देता है, बहुत अच्छी फसल ग्रो करती है, ठीक है।
तो यहाँ तक इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। नेक्स्ट उसमें के अंदर मैं आपके साथ ये जो एक पेज रह गया है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।